गुड मॉर्निंग अदिति जी। गुड मॉर्निंग अबाउट आई मैम। प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया। मेरे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं? यस मैम। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं मेरा मेरा ग्रेजुएशन जो है मैंने उसमें बीए किया है। देन फिर मैंने मास्टर्स किया है इन पॉलिटिकल साइंस। और मेरी हॉबीज है मंडला आर्ट करना, क्रिएटिव आइटम्स बनाना आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, और जर्नलिंग करना। और क्या है लास्ट क्या बोला? जर्नलिंग करना। जर्नलिंग। यस। ये क्या होता है? सर जर्नलिंग में मतलब जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, आपने क्या उस मतलब एक तरीके से हम एनालाइज करते हैं हमने जो भी काम डायरी किया, तो राइटिंग। उसको मैं यस टाइप ऑफ डायरी राइटिंग कह सकते हैं, जिसमें मैं अपनी चीजें जो भी मैंने किया उसको लिखती हूँ, एनालिसिस करती हूँ। चलिए आप बताइए। पॉलिटिकल साइंस से आपने पढ़ाई करी है, तो जी। पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं? सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं? सर पॉलिटिकल साइंस को साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एम्पेरिकल नॉलेज का भी यूज करते हैं। मतलब जैसे कि डेटाज वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के टाइम पर डेटा एनालिसिस करना, वोटर बिहेवियर को करना। तो ओवरऑल इसलिए इसको एक मतलब पॉलिटिकल थ्योरी प्लस पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसमें दोनों नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल दोनों चीजों को हम इंक्लूड करते ज्योग्राफी भी करते हैं ये तो हम। हैं। ज्योग्राफी में यस सर, ज्योग्राफी में भी है, बट क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को इसलिए मास्टर साइंस का भी वर्ड दिया जाता है, क्योंकि दोनों इसमें तब ज्यादा बेटर वे में हम एनालिसिस करते हैं, काफी ज्यादा चीजें रहती हैं, तो इसलिए उसको। मंडला आर्ट क्या होता है आपने बताया अपनी हॉबी में। सर मंडला आर्ट एक टाइप का आर्ट फॉर्म है जिसमें हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स को, और एक ज्योमेट्रिक पैटर्न को ड्रॉ करते हैं रिपीटेटिव फॉर्म में। तो इससे मतलब ये एक फोकस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेटिव भी लगता है मुझको करने में, क्योंकि जब आप रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स यानी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में किसी चीज को ड्रॉ करते हो तो वो हेल्प करता है। इसका कोई रेलेवेंस है? कहाँ से आपने ये प्रेरणा मिली कि आपको मंडला आर्ट करनी चाहिए? किसने बताया? सर मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पर जब मैं मेरी एक दो फ्रेंड्स ने मतलब वो करती थी, तो मुझे उनसे आइडिया लगा। फिर जब मैंने इसको खुद से सर्च किया, उसके बारे में जाना, तो मुझे अच्छा लगने लगा इसको करना। उसका कोई एंशियंट मिडाइवल या फिर हिस्टोरिकल रेलेवेंस है? कहीं से आया है ये? सर ऐसा मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, क्योंकि बुद्धिज्म में मंडलास करके कुछ एक था जिसका मीनिंग ये था कि क्योंकि मंडलास का मतलब वही सर्कल्स रहता है, और ये मेडिटेटिव पर्पस के लिए वहां पे इसका रेलेवेंस देखने को मिलता है, वहां पे कुछ मेंशन है। अच्छा, चलिए। आप ये बताइए कि भारत की राजनीति में, चुनाव में क्या क्या हम्म। फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं? सर भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट ये है कि रीजनल इश्यूज मैटर करते हैं, कि उस रीजन के क्या इश्यूज रहे हैं। सर सेकंड इज कि थोड़ा इंडिया में हमने कास्ट का इशू देखा है, कि कास्ट एंड जो रीजन रिलीजन के बेसिस पे वोटिंग पैटर्न डिसाइड होते हैं। और सर थर्ड इज कि कितना अलाइनमेंट है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वहाँ के लोकल पीपल का, तो इसका भी एक फैक्टर हमें देखने को मिलता बस 3 फैक्टर? है। सर सॉरी, मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? दो चीज़ें हैं, एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एक पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये है जिसमें हमने ये देखा है कि पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। तो जिसमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा भी है कि अराउंड 46% जो अभी प्रेजेंट हमारे एमपीज हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है।
एंड पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन मेरे हिसाब से ये है जब हम पॉलिटिक्स में मसल पावर का, मनी पावर का, या जो इस तरीके की एक्टिविटीज है जब हम इनका यूज करते हैं तो इसको पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन बोलते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? सो सॉरी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था। क्या था ये? सर इसमें डिफेक्शन रिलेटेड मतलब डिस्क्रिप्शंस थे कि डिफेक्शन किस किस कंडीशन में उसको डिफेक्शंस माना जाएगा। इसमें स्पीकर से रिलेटेड पावर्स है कि स्पीकर के पास पावर है डिफेक्शन से रिलेटेड, जो डिफेक्शन करने की जो पावर्स है। इसमें जैसे कुछ डिफेक्शन से जैसे फर्स्ट ये था कि अगर कोई पर्सन जो नॉमिनेटेड है उसके पास 6 मंथ्स का टाइम रहता है कि अगर वो 6 मंथ्स के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिफेक्शन मानते हैं। ऐसे ही जैसे 2/3, मुझे प्रॉपर डेटा रिकॉल नहीं हो रहा कि पर्टिकुलर 2/3 या 1/3 जो मेंबर्स हैं जब वो अपनी जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है अगर वो उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं इसको भी डिफेक्शन बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि ईरान और इंडिया के संबंध क्या रहे हैं, कैसे कैसे रहे? सर ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो एशियन टाइम से हमने देखा है पर्शिया से रिलेशंस रहे हैं। बट क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के जो रिलेशंस है वो क्योंकि ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है तो एक्सपोर्ट वगैरह का रहा था। बट क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से सैंक्शंस वगैरह लगते रहे हैं तो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, तो क्योंकि यूएस से भी इंडिया के रिलेशंस रहे हैं तो विद बैलेंसिंग के वजह से हमने एक बैलेंसिंग टाइज को मेंटेन करा है ईरान के साथ ताकि दोनों जगह से हम उसको मेंटेन कर सकें। यदि अभी ईरान और यूएस इसराइल का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान ने अयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु को कंडेम्ड किया है। मानते हैं आप? सुना है आपने इस बात को? नो सर, मैंने नहीं सुना है कि मतलब चलिए मैं कंडेम बता किया दूं, है मुझे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो ईरान की सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है उसको कंडेम्ड किया, उसकी निंदा करी है। ठीक है। भारत ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस बारे में? सर भारत में मतलब जो कल तक का है स्टेटस उसके हिसाब से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसराइल में जो चीजें हुई हैं उसको लेके अपना प्रतिक्रिया दी है। और जो सऊदी अरेबिया यूएई के जो प्रिंस हैं उनके साथ उनकी वो ये कि क्योंकि वहाँ पे जो इतने अटैक्स हुए हैं उसको लेके जो उनका बस हमारा स्टैंड यही है। हाँ, जो डेथ हुई है उसको लेके कोई स्टेटमेंट हमारी तरफ से फॉर्मल नहीं जारी किया गया है रिगार्डिंग। हमारी तरफ से मेन यही स्टेटस है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, नेगोशिएशंस होना चाहिए। और जहां तक हम मतलब हमारी तरफ से ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जल्द से जल्द ये जो भी एस्केलेशंस हो रहे हैं इसको कम किया जाए। ओके। भारत क्या रोल अदा कर सकता है इस सिचुएशन में? सर इस सिचुएशन में क्योंकि इंडिया को इस तरीके से परसीव करा जाता है वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, इंडिया के टाइज हर मतलब कंट्रीज के साथ बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है। तो इंडिया एक नेगोशिएटर की तरह रोल प्ले कर सकता है जहाँ पे जो डायलॉग एंड नेगोशिएशन है उसको कंडक्ट करवाया जा सकता है, उसका एक पार्ट हो सकता है इंडिया। रीजनल पावर या रीजनल डोमिनियंस, और क्या इंडिया के पास मौका है अपने आप को एक मेजर रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट करने का, यदि वो इस सिचुएशन में कुछ काम करता है, या अपने सॉफ्टवेयर अपने क्या कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज़ करके? आपकी क्या राय है? करना चाहिए इंडिया को सपोर्ट? सर सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई, मतलब सपोर्ट किस चीज के लिए? डी एस्केलेशन के लिए, डीएसपी। निगोशिएशन के लिए, सॉफ्ट पावर का। सर मेरे हिसाब से करना चाहिए बट इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज या जो भी एक कमेटी या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म होता है उसका पार्ट बन के इंडिया को करना चाहिए क्योंकि इंडिया अपनी
जो मैंने जो पहले बोला कि अपनी जो बैलेंस इक्वेशंस है हर कंट्री के साथ उसको यूज कर सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए भी बेनिफिट है। क्योंकि अगर ये जो वॉर है ये एस्केलेट होता है तो इसके रिपरकशंस इंडिया को भी फेस करने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड वो है, हमारे जो ऑयल ट्रेड्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, बट साथ में अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए। आप बताइए, आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगी? तो सॉरी। भ्रष्टाचार, करप्शन को कैसे आप काउंटर करेंगे अपने जिले में, यदि आप जिलाधिकारी बन के जाते हैं तो? सर करप्शन को कम करने के लिए, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ी सोशल रियलिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको मैं ऑब्वियसली एकदम से रिड्यूस तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफी डीप डाउन तक है। बट इसको रिड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर करप्शन, जो हमें पेपर रिलेटेड जो हमें करप्शन की फाइल्स को या जो भी वर्क है उसको कराने में, तो हम एक टाइमलेस मेंटेन कर सकते हैं कि हर चीज का एक किस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जा रही है तो वी हैव अ डेटा कि कितना उसमें टाइम लगा, कितना रिपोर्ट को, इससे इंश्योर किया जा सकता है। फिर इंटरनल जैसे रिपोर्टिंग्स होती हैं डेटा की, तो उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड, जो जैसे सिटीजन चार्टर्स हैं या फिर इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सिटीजन्स को अवेयर करके कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर्स पे डिस्कस करें, हेल्प डेस्क पे डिस्कस करें, ताकि जो लूप होल्स होते हैं जहाँ का फायदा करप्शन के लिए उठाया जाता है वो मिनिमम हो सके। और सर थर्ड इज कि पर्सनली मैं भी जैसे जो एरियाज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके एरियाज हैं, वहां पे मैं सरप्राइज विजिट कर सकती हूँ, वहां पे जाके चेक कर सकती हूँ, रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकती हूँ कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है जिसका एडवांटेज लिया जा रहा है। तो यदि मान लीजिए आपके विभाग में कोई आपका मित्र या फिर आपके जानकारी में कोई रिलेटिव ही करप्शन कर रहे हैं, तब आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर इस कंडीशन में भी मेरा स्टैंड वही रहेगा जो मुझे लीगली या जो लॉफुली मुझे फॉलो करना चाहिए, भले ही वो मेरा रिलेटिव या मेरा फैमिली फ्रेंड हो सकता है। बट क्योंकि करप्शन गलत है, तो जो भी इसका प्रॉपर प्रोसीजर होगा, अगर वो मेरे अंदर है तो मैं एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाऊंगी। जो भी प्रॉपर एविडेंसेस है उनके अगेंस्ट, अगर वो सही है तो उनके खिलाफ जो भी एक्शंस होने चाहिए वो मिलेंगे। चलिए, ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर होता है, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नो सर, सर मेरा परफॉर्मेंस मतलब। देखिए, आपके परफॉर्मेंस से मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लगी कहीं भी। आपने आराम से उत्तर दिए। एक बार ही चेक कर लीजिएगा 50 सेकंड का, जो मैंने एक्चुअली हालांकि ये चीज़ पूछी थी, तो आपने डिफेक्शन बोला, डिफेक्शन डिसाइड करता है स्पीकर। वो थोड़ा सा, आप कोई भी चीज़ बताती हैं तो थोड़ा सा सही से बताइए, तथ्यों के साथ। कौन सा शेड्यूल, क्या एक्ट था, क्या नहीं था, तो वो ज़्यादा अच्छा आता है तो। नहीं आता है तो ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक। आपकी हॉबीज़ जो है, मंडला आर्ट, इसका हम्म, हिस्टोरिकल रेलेवेंस, कहाँ से ये डेवलप हुआ है, क्या चीज़ है, आप कैसे करते हैं, इसको आप प्रिपेयर करें। क्योंकि यदि आपसे पूछते हैं और आप बताते तो मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हालांकि आजकल मैंने ये 2-3 ये हॉबी और भी लोगों की आई हैं सामने, लेकिन आप इनसे तैयार करके दिए। जर्नलिज्म में आपसे मैंने पूछा नहीं, लेकिन आपको ये पूछा था कि आपको उससे क्या फ़ायदा मिलता है, जर्नलिंग ठीक। जो आप करती हैं, बेनिफिट्स क्या रहता है उसका, आप कैसे एनालाइज कर पाती हैं, क्या है, जो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी इससे। ठीक है। ठीक। और बाकी इंडिया ईरान आपने सही बताया, काफ़ी हद तक आपने बैलेंस्ड अप्रोच रखी, और आपने कोई भी तथ्य गलत नहीं बताया इसमें, ये अच्छी बात है कि आपने बताया कल तक की जो जानकारी है आपको, उसके हिसाब से आपने कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप अपनी हॉबीज़ पे काम करें, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप आराम ठीक। से बोल रहे हैं, कोई कहीं पर भी एक्सट्रीम व्यू नहीं है आपका। ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू करिए, करंट अफेयर्स पे अपना ध्यान रखिए और आगे चलिए। ओके सर, ठीक ठीक है। ठीक। थैंक ये आपका यू। पहला इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है आपका ये? नहीं नहीं सर, मैंने एक मतलब हाँ फॉर्मली मेरा फर्स्ट है, बट मैंने एक मॉक इंटरव्यू दे दिया है पीडब्ल्यू में। नहीं, अच्छा, नहीं वैसे रियल हाँ रियल लाइफ फर्स्ट, में। हाँ वैसे यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा। ठीक है, आराम से जाइए। ओके सर, ठीक है। ओके। थैंक यू।